नई बहू और सास का रिश्ता शिक्षा पर कहानी। एक शहर में अमित अपनी माँ सुधा के साथ रहता था। एक दिन अमित सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने आती है। बेटा अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं जाना है तुझे? माँ अभी सोने दो ना कुछ देर और, अभी टाइम ही क्या हुआ है? बेटा 9 बजने वाले, चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। अमित तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। सुधा जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर अपनी सहेली कविता को फोन मिलाती है। कविता कैसी है? हम सुधा मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता, मैंने तुझे कहा था अमित के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया या नहीं? मैंने बात की थी, मेरे दूर के रिश्तेदार में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है, तुझे और अमित को जरूर पसंद आएगी। तू जल्दी से बात चलाना, और हाँ, अगर उसकी फ़ोटो तेरे पास है तो मुझे भेज दे। जरा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद कविता लड़की वालों से बात करके बताती है। अमित और संजना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। शादी के बाद सुधा जी बहुत खुश रहती है। एक दिन सुधा जी किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ संजना आती है। बहू कुछ चाहिए तुम्हें? जी नहीं मम्मी जी, मेरे होते आप काम करे, यह ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। बहू तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम्हें तो सब संभालना है। नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊंगी। संजना सूरज जी का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे संजना पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। सूरज जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था। वे केवल बाजार से सब्जी या अन्य सामान घर का लाते थी। एक दिन सुधा जी बाहर से सब्जी लेकर आती है। वे जैसे ही घर के अंदर पहुंचने वाली होती है, उनके कानों में आवाज आती है। संजना अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अमीषा तू तो बहुत खुश नसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है, तू यहाँ मौज मस्ती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरी रानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। यह सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया है। अरे वो तो एक चाल थी अमित को वश में करने के लिए। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो तो हमेशा माँ के पल्लू से बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब अमीर पूरी सैलरी मेरे हाथों में देंगे। सुधा जी यह सब सुनकर सुन रह जाती है। जिस बहू को वो इतनी सीधा समझ रही थी, वो तो उनसे इतनी नफरत करती है। सुधा जी के आते ही सब सहेलियाँ चुप हो जाती है। सुधा जी को देखते ही संजना बोली, अरे माँ जी आप आ गई, मैं अभी अपनी सहेलियों से आप ही की तारीफ कर रही थी। सुधा जी चुपचाप किचन में चली जाती है। संजना लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। अच्छा है उनका भरम जितनी जल्दी टूट जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटी की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सुधा जी किचन से मैं सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वे सीधे अपने कमरे में गई और अपने पति कमलनाथ जी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा था कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई। अब क्या होगा, कहाँ जाऊंगी? बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सुधा जी पलंग पर लेटी यही सोच रही थी। अगले दिन अमित के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने संजना से बात की। बहू मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, यह सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? आज से अमित सैलरी भी तुम्हें ही देगा। मैं बस घर में शांति चाहती हूँ माँ जी, वे आपके रहते तो हो ही नहीं सकता। मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अमित आपके बगैर नहीं रहेगा। सुधा जी को धक्का लगा, वे अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। बहू तुम आखिर चाहती हो क्या? माँ जी मैं चाहती हूँ कि आप अमित को बिना बताए किसी वृद्धा आश्रम में चली जाए। अमित को मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी। आप चाहे तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती हैं, लेकिन बेटी मैंने तो कभी तुमसे लड़ाई तक नहीं की। मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही चली जाइएगा। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती हैं, लेकिन अगर अपने अमित को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। संजना जी जैसे चरवट हो गई थी। जिस घर को उन्होंने और उनके पति ने बड़े प्यार से सजाया था, वो एक पल में पराया हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई।
आज उनका मन कर रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए, उनके प्राण इसी घर में निकल जाए। रात को अमित के सो जाने के बाद संजना सुधा जी के कमरे में आती है। माँ जी, आपने अपना सामान पैक कर लिया। बहू, मुझे घर से मत निकाल, मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी। आपको एक बात समझ नहीं आती, आपके रहते अमित कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन अमित के जाने के बाद संजना सुधा जी के लिए कैब बुक कराकर उन्हें वृद्धाश्रम भेज देती है। शाम को जब अमित आता है, अमित, आज मैंने तुमसे पूछे बगैर माँ जी को तीर्थ यात्रा में भेज दिया। वे मेरी सहेली है ना, उनके पापा ने टूर बुक किया था, पूरी बस गई है। आज आखिरी दिन था तो 2 महीने के लिए वे गई हैं। संजना मुझे फ़ोन तो कर देती थी, पता नहीं माँ के पास पैसे भी है या नहीं। अमित, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतजाम फूड वाले कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन संजना रोते हुए अमित के पास आती है। अमित, बहुत बुरी खबर है, तीर्थ यात्रा पर जाने वाले बस के एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई नहीं बचा। यह सुनकर अमित रोने लगता है। मुझे टूर वालों का नंबर दो, मैं वहां जाकर देखता चाहता हूँ। अमित, मैंने सब पता कर लिया, बस हजारों फीट गहरी खाई में गिर गई, किसी का कुछ पता नहीं लगा। अमित का दिल टूट जाता है। वो कई दिन तक माँ को याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद संजना उसे समझाती है, अम्मी, जो होना था हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिन में सब सामान्य हो जाता है। एक दिन अमित कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे माँ की याद आ जाती है। हर छुट्टी के दिन उसे माँ इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाती थी। ये सोचकर वो मंदिर में चला जाता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो देखता है मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे। अमित उन्हें पैसे देने लगता है। तभी वो देखता है एक मैले कुचैले कपड़े में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। माँ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। बेटा, संजना ने मुझे घर से निकाल जाने के लिए कहा था और वृद्धाश्रम भिजवा दिया था। वो अकेले रहना चाहती थी। वृद्धाश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घर वाले खर्चा देते हैं। संजना ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजना बंद कर दिए। वृद्धाश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया, तब से यही रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेती हूँ। तू कैसा है? अमित की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो माँ को लेकर सीधा घर आ जाता है। सुधा जी को देखते संजना घबरा जाती है। संजना, तूने मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला। अब तुम इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। संजना, ये तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। तुम रहो, चुप रहो, कितना झूठ बोलोगे? चलो निकलो यहाँ से। बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकालना। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, तुम दोनों सुख से रहो। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी यही सजा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। सुधा जी, नहीं, मेरे होते यह नहीं हो सकता। अमित, इसे माफ़ कर दे और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकाल जाने को कहा। संजना सुधा जी के पैरों में गिर जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।